सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एसपीजी, बीएसएफ और आईबी ये तीनों गृह मंत्री के अधीन है, केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन है। तो ये तीनों महकमों का दुरुपयोग करके प्रधानमंत्री जी को मारने की कोशिश है। एक ओबीसी प्रधानमंत्री है हमारा, 70 साल में एक पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बना, उसको मारने की कोशिश ये संघ शक्ति और उसके साथ में ये शाह जी, उसके साथ में अजय मिश्रा, टोनी जी और बाकी सारे लोग मिलके ये कर रहे हैं, ये मेरा आरोप है। अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज फिर हम अविनाश काकड़े जी के साथ हैं। बहुत ही दिलचस्प अंदाज में और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। अविनाश काकड़े जी नागपुर में रहते हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और बहुत ही एक्टिव इन्वॉल्व रहते हैं। अभी किसान आंदोलन में बहुत काम किया, उससे अलावा और भी जितने भी इश्यूज होते हैं सामाजिक और जो जो नफरत फैलाने वाले होते हैं उनके खिलाफ बहुत ही जम करके लड़ने वाले, डट करके सामने आने वाले लोगों में से हैं। आज जो हम इश्यूज डिस्कस करेंगे वो बहुत ही अहम है। एक तो ये कि फिरोजपुर में बीजेपी का झंडा लहराने वाले वो कौन लोग थे, क्या उनका ताल्लुक लाल किले से था? लाल किले में आपको याद होगा 26 जनवरी 2020 को एक ऐसा हंगामा हुआ जिसमें, या कराया गया जिसे कहा जा सकता है, अब तो बहुत से ऐसे साक्ष्य और सबूत सामने आ चुके हैं जिसमें किसानों का आंदोलन किसी तरह से दब जाए। वो लोग क्या फिरोजपुर में भी थे? इसके अलावा एक इशू है जो बहुत ही अहम है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक ऐसी रूलिंग या ऑर्डर पास किया है जिसमें ये बताया गया है कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसमें 5 एकड़ जमीन वाला किसान नहीं आ सकता। इस पर भी बात करेंगे। और एक और खास बात जो समझने की है वो ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है बीजेपी के अंदर ही? आखिर उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? क्या गृह मंत्रालय और दूसरी जो एजेंसियां हैं जो उस दिन जिम्मेदार थी उस सिक्योरिटी की प्रधानमंत्री जी की, उसमें कहां कुछ छेद हैं, कहां सुराख हैं, उन सब पर हमारे देश की जनता को और सिस्टम को, हुकूमत को, उस सब पर अच्छे से गौर करने की जरूरत है। अविनाश काकड़े जी, आपका वेलकम है। आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि आखिर ये मैं सबसे पहले चाहूंगा आपसे कि फिरोजपुर और लाल किले का कनेक्शन क्या है? जो कुछ आप हमें बता रहे थे, आप बताइए क्या कुछ है आखिर। देखो, लाल किले में 4 लोग आरोपी पाए गए थे जिनका अमित शाह के साथ में फोटो था और अमित शाह खुद ले जाके उनका धर्मेंद्र ने फोटो निकाला था प्राइम मिनिस्टर के साथ में। मतलब प्राइम मिनिस्टर उनको जानते नहीं थे, सनी देओल के कारण उनको वहां फोटो निकालने की सुविधा मिली थी और अमित शाह डायरेक्ट उनको जानते थे क्योंकि वो डायरेक्ट अमित शाह जी के साथ में फोटो था। वैसा ही जहां जिसने झंडा अभी वहां फहराया था, जहां कन्वॉय रुका था प्रधानमंत्री का, वहां एक शिवम नाम का 2012 से जो बीजेपी में है, जिसका अजय मिश्रा टैनी जी के साथ में और वो जो ये है प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ में उनके फोटो वायरल हो रहे। तो मुझे ये लगता है कि एक ओबीसी प्रधानमंत्री देश में बना है, उसके विरोध में ये जो संघ शक्ति है और ये षड्यंत्रकारी जो है, जिसमें तड़ीपार शाह भी है, जिसमें वो हत्यारा अजय मिश्रा भी है और प्रज्ञा ठाकुर तो आपको पता ही है कि महान है, देशभक्त। तो उन्होंने देशभक्ति के करिश्मे कई करके दिखाए। ये सारे लोग जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, तो वो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी प्रधानमंत्री के जान पे बन आई है। लाल किले के जो आरोपी थे, जिनको इन्होंने जो अपने शाह जी है, उन्होंने कोई उनके ऊपर बंदिश ही नहीं डाली, उनके ऊपर यूएपीए नहीं लगाया, जो कि हमारे लाल किले का अपमान कर रहे थे, तिरंगे का अपमान कर रहे थे। उनके नाम थे दीम सिद्धू, सतनाम पन्नू, लखा सदाना और पंदेर। ये चारों के चारों प्रधानमंत्री का जहां जहां कन्वॉय गुजर रहा था, यहाँ प्रोग्राम था, उसके आसपास घूमते हुए दिखे। ये सारे के सारे जो अपराधी है, संशयास्पद लोग हैं,
जो देश के लिए घातक है, प्रधानमंत्री जी के लिए घातक है, ऐसे लोग आसपास घूम रहे थे और हमारी एसपीजी सो रही थी, हमारी आईबी सो रही थी, हमारी बीएसएफ सो रही थी। आपको पता होगा कि बिरबल नाथ कमेटी ने 1985 में जो रिपोर्ट दिया था, तो एसपीयू तैयार होनी चाहिए, क्योंकि स्पेशल 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई थी, तो इन लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए प्रधानमंत्री की, क्योंकि ये डिसीजन लेते हैं, ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे लोग नाराज भी हो सकते हैं, कुछ वर्ग नाराज हो सकता है, तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए विशेष तौर से। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के आसपास रहती, उसकी तर्ज पर उससे उतनी पावरफुल हमारी इंटेलिजेंस इन्होंने एसपीजी बनाया। वो कानून जो है वो इतना ताकतवर कानून है, जो 88 में संसद में सुरक्षा अधिनियम पास हुआ एसपीजी का, वो देश और विदेश में भी उतना ही सख्त दायरा रखने का उनके पास में परमिशन है, उतने हथियार रखने का परमिशन है। उन जो जो एसपीजी के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनको छुट्टी का अधिकार नहीं है, इस्तीफे का अधिकार नहीं है, यूनियन का अधिकार नहीं, राजनीतिक संगठन का नहीं, सामाजिक संगठन के सदस्य बनने का भी अधिकार नहीं, इवन कहीं प्रेस में बोलने का या किताब भी लिखने का उनको अधिकार नहीं रहता है। और धारा 14 के अनुसार केंद्र के सारे मंत्रालय, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य की सारी सरकारें, सारी किसी की भी हो, विदेशी दूतावास, इवन दूतावास पे, विदेशी दूतावास पे किसी का अधिकार नहीं चलता, मगर एसपीजी कहाँ अगर प्रधानमंत्री एंटर कर रहे हैं तो पूरा कंट्रोल एसपीजी के हाथ में आ जाता है। सेना सहित सारी सुरक्षा एजेंसियां एसपीजी के डायरेक्टर जैसा निर्देश दे, और डायरेक्टर ही नहीं, एसपीजी का एक सामान्य सोल्जर भी जो निर्देश दे, वो किसी भी स्टेट के आईजी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर सबको मानना पड़ता है, और नहीं माने तो ऑन स्पॉट उसके लिए कार्रवाई करने का अधिकार भी, और वो कोई भी तरह की कार्रवाई करने का अधिकार एसपीजी के पास है। तो इतना अधिकार होने के बाद भी वो किस तरीके से उनको असुरक्षा में डाल दिया गया, प्रधानमंत्री को इतनी असुरक्षा में कैसे डाल दिया, जबकि 30 सेकंड से 1 मिनट में टर्न आउट होना चाहिए था, उनका पूरा काफिला बाहर निकलना चाहिए था, वो 15 मिनट 20 मिनट कैसे रुका रहा? ये कौन कर रहा है षड्यंत्र? ये किसका षड्यंत्र है? तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा तो अमित शाह जी को होगा। इस देश में प्रधानमंत्री बनने की इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए किसी को। किसी ने भी इतनी जल्दबाजी में अपने ही आदमी को मारने का षड्यंत्र नहीं बनना चाहिए, मुझे आशंका है। बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मुझे आशंका है कि जिनको प्रधानमंत्री बनने की जल्दी है, क्योंकि कोई आदमी मरता है तो सबसे पहले बात ये पूछी जाती है कि उसका बेनिफिशियरी कौन था। तो मुझे बेनिफिशियरी अपने शाह जी दिखाई देते हैं। तो ये बेनिफिशियरी ने, जिनके हाथ में एसपीजी है, बीएसएफ है और आईबी है, तीनों डिपार्टमेंट है, जो एसपीजी का जो दायरा है धारा 15 के अनुसार, उसके ऊपर कोई कोर्ट कार्रवाई नहीं होती, कोई इंक्वायरी नहीं होती एसपीजी पर। उसके बाद में पीएम सुरक्षा एसपी जब करता है तो रूट चार्ट, पूरा रास्ता चौराहा उसके हिसाब से तय होता है, उसमें कोई स्टेट की किसी बात में किसी इसकी दखलंदाजी नहीं हो सकती। वो उनके उनके निर्देशन पे काम करता है। अगर निर्देशन पे काम करते हुए कोई स्टेट नहीं दिखा, स्टेट का पुलिस महकमा नहीं दिखा, तो उनके ऊपर तुरंत एक्शन हो सकती है, और कोई भी एक्शन हो सकती है, किसी भी तरीके की एक्शन हो सकती है। इवन उसको मार भी दिया किसी को, तब भी उनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती और कोई कोर्ट केस नहीं होती। तो मुझे बताइए कि फिरोजपुर जब बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूरी पर है भैया, हमारे गलवान घाटी, हाँ, सरहद से 15 किलोमीटर दूरी पर है। जो कार्यक्रम स्थल था वो 12 किलोमीटर दूरी पर था। गलवान घाटी में जब हमारे सैनिकों को सम्मान करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, तो उसका जो ये होता है, जो ड्रोन का हमला हो सकता है, ये सोच के 250 किलोमीटर दूर पर ही उनका सब सैनिकों को बुला के सम्मान करवाया था। तो ये 12 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति दी कैसी एसपीजी ने? और 12 किलोमीटर जाने की अनुमति दे दी। तो उस वक्त मैं आपको पूरे जिम्मेवारी के साथ बताता हूं कि अभी पिछले सेशन में एक कानून पास हुआ था, जिसके बारे में देश में विवाद हो गया था कि बॉर्डर की 50 किलोमीटर तक का दायरा बीएसएफ के कंट्रोल में है। अब ये बताइए मुझे कि 15 किलोमीटर पर ये रोका गया, 12 किलोमीटर पर रैली थी, और यहां पर बीएसएफ का कंट्रोल था। बीएसएफ भी अमित शाह के हाथ में। अब तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से दौरा करने वाले थे।
अचानक 112 किलोमीटर की यात्रा रास्ते से कैसी तय की गई? सडनली अगर कार्यक्रम चेंज होता है तो एसपीजी नकारती है। वो बोलती है नहीं, हम नहीं कर सकते और हम इस तरीके से अनुमति नहीं देंगे। कितने बार आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के दौरे कैंसल हो गए। हम्म, उनको बताया गया कि आप नहीं जा सकते, हम आपको अनुमति नहीं देते, और उनकी अनुमति प्रधानमंत्री भी डिनाय नहीं कर सकते कि उन्होंने हम्म, अनुमति नहीं दिया और वो चले गए, ऐसा होता नहीं है। आपने राहुल जी के बारे में भी देखा होगा, जब उनको एसपीजी थी, अब तो है नहीं उनको, हम्म, मगर जब उनको अनुमति थी तो एसपीजी कंप्लेंट करती थी और इनको ये करती थी कि भाई नोटिस शामिल होता था कि आप जनता में मिले कैसे, लोगों से मिले कैसे, ये एसपीजी के कानून के विरोध में है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से वहां भेजने का मतलब, और 50 किलोमीटर दायरा जब उसमें था, तो 15 किलोमीटर पर जब कुछ होता है, प्रधानमंत्री जी को मारने की कोशिश होती है, उस वक्त बीएसएफ क्या कर रही थी? मुझे हम्म, नहीं पता बीएसएफ का क्या था। और जब वहां के कृषि यानी एग्रीकल्चर के 10-12 संगठनों ने बोला था कि 2 तारीख को हम तहसील का घेराव करेंगे, 5 तारीख को हम जिलों का घेराव करेंगे, तो 5 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वहां कैसे होने दिया? और अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था तो जिलों पर उनके धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम, पुतला फूकने का कार्यक्रम कैसे होने दिया? उनको तो पता ही नहीं था कि कौन से रास्ते से जाएंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि रास्ता तो ऐन वक्त पे तय किया गया था। हम्म। तो ये बातों की पूरी समीक्षा होनी चाहिए, इसकी कोर्ट इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसकी कोर्ट इंक्वायरी हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एसपीजी, बीएसएफ और आईबी, ये तीनों गृह मंत्री के अधीन है, केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन है। तो ये तीनों महकमों का दुरुपयोग करके प्रधानमंत्री जी को मारने की कोशिश है। एक ओबीसी प्रधानमंत्री है हमारा, 70 साल में एक पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बना, उसको मारने की कोशिश ये संघ शक्ति, और उसके साथ में ये शाह जी, उसके साथ में अजय मिश्रा, टोनी जी और बाकी सारे लोग मिलके ये कर रहे हैं, ये मेरा आरोप है। इसके बारे में ये बहुत ही अहम है। मैं आपको याद दिलाता हूं, फरवरी 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे, उस वक्त दिल्ली में दंगे कराए गए थे और उसकी वीडियो बहुत सामने आई थी। उस वक्त भी कुछ एक सीनियर वकील हैं, उन्होंने और बल्कि उनके अलावा भी बहुत से लोगों ने ये इल्जाम लगाया था कि प्रधानमंत्री जी को एक तरह से बेइज्जत करने का इंतजाम किया गया था। और उसमें कौन-कौन लोग थे, यानी उस वक्त भी एक षड्यंत्र वाली बात कही थी। तो अब आप बता रहे हैं कि ये सारी एजेंसियां होम मिनिस्टर के हाथ में थी, वो क्यों जवाबदेह नहीं है, उन्होंने क्या किया, कैसे किया? ये एक बहरहाल एक बहुत बड़ी बात है जो आपने कही है। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूं कि ये नहीं, मैं इसमें थोड़ी-सी और कमी रह गई है, हाँ, थोड़ा-सा पूरा कंप्लीट कर देता हूँ कि जी, 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 जी। प्रधानमंत्री को रोकने वाले जो किसान थे, वो हिमाचल और राजस्थान के किसान थे, जिनके वीडियो सामने आए, और हुँ, उसका नेतृत्व कर रहा था शिवम, हुँ, जो शिवम अजय मिश्रा और प्रज्ञा ठाकुर जी का वर्कर है। उनके हुँ, साथ में उनको कई कार्यक्रमों में उनके आशीर्वाद लेते हुए फोटो है। तो हुँ, ये बहुत ही यानी खतरनाक षड्यंत्र है इस देश के प्रधानमंत्री को मारने का। और ये हुँ। षड्यंत्र अगर उनके आपस के लोग, अंदर के लोग ले रहे हैं, तो ये बहुत ही घिनौना कार्य है। इस घिनौने कार्य की मैं भर्त्सना करता हूँ, पुरजोर भर्त्सना करता हूँ, और विनंती करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि सिटिंग जस्टिस से इसकी इंक्वायरी कराई जाए। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, नीचे वालों पर भी उनका प्रेशर आ जाएगा, हुँ। मगर वो सिटिंग जस्टिस जो रहेंगे उनके माध्यम से ये कार्रवाई की जाए कि ये वो बहुत ही सारी। अहम ये बहुत ही अहम बात है और ये सच बात यही है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरी देश की शान और इज्जत और वो सब कुछ इन्वॉल्व होती है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री है। अब मैं चलना चाहता हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ है जिसमें किसानों के बारे में कुछ कहा गया है कि 5 एकड़ जमीन से 5 एकड़ जमीन वाला जो किसान है उसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली जो आसानियां हैं या रिजर्वेशन हैं वो नहीं मिल सकते। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप एक किसान लीडर हैं और अब देश भर में आप घूम रहे हैं किसान आंदोलन के सिलसिले में। आप क्या कहना चाहेंगे, किसानों से क्या कहेंगे और सरकार से क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सरकार से, मोदी जी से, विशेष तौर से मोदी जी से। सरकार से तो कहने की बात नहीं रही, क्योंकि हाँ, मोदी जी के विरोध में फाइनेंस मिनिस्टर षड्यंत्र कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री पूरी षड्यंत्र कर रही है, जितने-जितने महकमे हैं वो सारे षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके सुरक्षा के महकमे। उसके साथ में भी मुझे लगता है लॉ मिनिस्ट्री भी उनके साथ में षड्यंत्र कर रही है। एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, ओबीसी, ज्यादातर किसान ओबीसी है, हुँ, तो उनके विरोध में षड्यंत्र नहीं कर सकता। मगर सुप्रीम कोर्ट में उनके विरोध में
कि इकोनॉमिकली वीकर को जो 10% रिजर्वेशन मिला है, उसमें एक एफिडेविट दे दिया। मोदी जी ध्यान रखिए क्या हो रहा है आपके नीचे। उन्होंने एक एफिडेविट दे दिया, जिस एफिडेविट में उन्होंने कहा कि 5 एकड़ से ज्यादा खेती, मतलब 5 एकड़ है तो सहूलियत मिलेगी। 5 एकड़ 1 डिसमिल भी अगर आपके पास में खेती है, तो आपको इकोनॉमिकली की वीकर की सहूलत नहीं मिलेगी। और शहर में जो रहता है उसको 8 लाख की लिमिट है कि 8 लाख जिसका उत्पन्न होगा, जिसकी इनकम होगी, उसको ये सहूलत मिलेगी। 8 लाख से थोड़ा भी ऊपर चला जाए तो ये सहूलियत रद्द हो सकती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मोदी जी इस पे ध्यान दीजिए। आपकी कमेटी का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी फसल है, क्योंकि मैं सारी फसलें लगा के देख चुका हूं। मैं संतरा लगाया हूं, मैं सारे हमारे चाचा के यहाँ चीकू भी होते हैं, अनार भी होते हैं, सारी फसलें हम लगा देख चुके हैं। हम गेहूं भी लगाए, हम चावल भी लगाए, सब लगा के देख चुके हैं। मगर इनकम हमको 8 लाख रुपए हो जाए किसानी में, ऐसी कोई फसल नहीं है। मुझे 3 फसल दिखाई देती है जो हमको लगाने की अनुमति। मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि वो 3 फसल लगाने के लिए सरकार उनको अनुमति दे। 5 एकड़ से कम खेती वालों को ये अनुमति मिलनी चाहिए। अल्प भूधारकों को ये विशेष सहूलियत मिलनी चाहिए कि हमको गांजा, अफीम और भांग की खेती की अनुमति मिले। देश के सारे किसान इसकी अनुमति मांगने के लिए अपने जिला कलेक्टरों से, एसडीओ से परमिशन की एप्लीकेशन दे कि हमको ये 3 फसलें ने बोने की अनुमति दे दे सरकार। अदरवाइज हमको ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिकली वीकर का आरक्षण में हमको समाहित करे। 2 में से एक बात करनी पड़ेगी। तो मोदी जी ध्यान दीजिए, आपके किसानों को, आपके ओबीसी को ये मारे जा रहे हैं। आपके संघ के लोग जो बैठे हुए हैं आपके विरोधी है, ओबीसी विरोधी, मुस्लिम विरोधी जो लोग हैं, आपके दलित विरोधी जो लोग हैं, मुस्लिम विरोधी जो लोग हैं। आप तो 135 करोड़ के प्रधानमंत्री हो और 135 अच्छा अच्छा करोड़ में अच्छा, किसान भी आता है, अल्पसंख्यक भी आता है। आप गांजा अफीम की बात कर रहे हैं काकड़े जी, क्या आप इसे अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं? तालिबान और उन पर यही तो इल्जाम है कि वो अपना आतंकवाद उससे चलाते हैं। क्या किसानों से आप ये सब क्यों कराना चाहते हैं? क्या और हम डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, हमारा लोकतांत्रिक ये है। 8 लाख की फसल हमको लेना है और अफगानिस्तान में कोई शासन नहीं है। हमारे यहाँ हम गांजा, अफीम, भांग जब बोएंगे तो सरकार इसकी दवाई बनाए ना। गांजा से तो कितनी दवाई, मैंने आपने देखा, अभी एक फोटो देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प और बराक ओबामा के व्हाइट हाउस में भी गांजा के पेड़ लगे हुए। वो बहुत अच्छे से निरीक्षण कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रम्प जी और बराक ओबामा जी उसका निरीक्षण कर रहे थे। तो भारत छोड़ के कहीं भी इस पौधों पर कोई बैन नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा पेन किलर है, बहुत अच्छा ये ग्रोथ न्यूट्रेंट है, बहुत अच्छा ये बहुत सारी दर्दों की दर्दनाशक दवा है। केमिकल जो इंडस्ट्री है उसकी प्रेशर में हमारे सरकार ने और अंग्रेज सरकार ने विशेष तौर से हम पे बैन लगाया था। चूंकि अफगानिस्तान में अंग्रेजों का राज नहीं गया तो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको केमिकल बेचना था। मगर हमको अगर नेचुरल प्रोडक्ट से ये सारी चीजें मिल सकती है और सरकार निर्धारित करे ना कि इसका दाम हम खरीदी करेंगे। आप ओपन मार्केट में नहीं बेच सकते हो। हमारे यहाँ अफीम की खेती तो हो ही रही ना, सरकार तय कर रही ना कि ये दाम से बेचोगे, इतना सरकार को देना पड़ेगा। तो हम देने को तैयार है, हम वो अंडरस्टैंडिंग देने को तैयार है, एफिडेविट देने को तैयार है। मगर अच्छा, ये 3 खेती किए बिना हम नहीं बच सकते। उन फसलों पे तो मैं समझता हूँ फिर किसान एमएसपी भी नहीं मांगेगा, फिर तो बहुत महंगा बिकेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में डिमांड है इसकी। हर एक को पेन हो रहा है, हर एक को पेन दिया जा रहा है। ये केमिकल ड्रग इंडस्ट्री जो है हर एक को नए अलग अलग बीमारियां दे रही है। तो उसको अपने को कंट्रोल करने का, भाई बचपने में कई बार मैंने सुना मेरे पिताजी से कि काम के लिए जाती थी माँ, अगर बाहर जाती थी तो थोड़ी सी अफीम चटा के जाती थी, तो वो सशक्त रहे 90 साल तक, उनको मजबूती, माशाअल्लाह बहुत मजबूती से रहे, बहुत मजबूत रहे। तो ये कोई गलत चीज नहीं है। मगर ये जैसा जैसा हमारे यहाँ वाइन बार, आपने वाइन शॉप देखा होगा। वाइन ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और लीकर ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। लीकर आपको हानि पहुंचाती है क्योंकि उसमें अल्कोहल का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। और वाइन ये तो घर में पैदा हो सकती है, हर फ्रूट से हो सकती है, हर सब्जी से हो सकती है, हर ड्राई फ्रूट से हो सकती है। तो जैसा अंग्रेजों ने उनको लीकर बेचना था और उसके साथ में वाइन जोड़ दिया और हमारे यहाँ बैन लगा दिया, वैसा ये सरकार ने किया हुआ है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, सारी सरकारों से, कि वाइन बार कहीं भी लिखा न जाए, लिकर बार लिखा जाए, लिकर परमिट दिया जाए, लिकर के अलग हो और वाइन के अलग हो। क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वाइन, तो वाइन के लिए खुली छूट होनी चाहिए।
आज आप सारी नशे वाली चीजों के बारे में छूट मांग रहे हैं। आखिर आप सरकार से क्या चाहते हैं? समाज में क्या चाहते हैं? लोगों ने बहुत मुखालफत की थी जब मार्केटों कॉलोनी के बीच में शराब की दुकानें खुलने की बात कही गई थी, कानून सर बनाया गया था। लीकर की दुकानों के लिए बनाई की थी। हाँ, वाइन के लिए कभी किसी ने मनाही नहीं की, ना कोई आंदोलन हुआ। घर घर में वाइन होती थी। राजस्थान के हर दरबार का अपना एक वाइन का अलग स्टाइल होता था, अपनी अलग टेस्ट होती थी। और मैं सर कोई अलग डिमांड नहीं कर रहा हूँ। हमारे हाँ, भगवान शिव, हमारे हाँ, महाकालेश्वर, ये सारे के सारे ये सारी चीजें लेते थे। हेल्थ ड्रग है ये हेल्थ हम्म, ड्रग है। आप उसकी तुलना हेरोइन से नहीं कर सकते। आप उसकी तुलना ब्राउन शुगर से नहीं कर सकते, आप उसकी तुलना लीकर से नहीं कर सकते। आप मत कीजिए। ये सब जो मिला रहे हैं ना आप, उसके वजह से आपके दिमाग में भ्रम पैदा हो रहा है कि हम नशीली चीज़ों का ये कर रहे हैं। आपको हाँ, बता रहे हैं नहीं, हम हेल्दी चीज़ों का बोल रहे हैं कि जो हेल्दी प्रोडक्ट है, जो हमारी सेहत सुधारते हैं, जो हमको हेल्दी बनाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हम प्रमोट करना चाहते हैं। मगर हेल्दी के जो बीच में लेबल के अंतर्गत ये जो अनहेल्दी प्रोडक्ट बेचते हैं, हमारे शरीर को सड़ाने वाले और दिमाग को सड़ाने वाले प्रोडक्ट जो बेचते हैं, उसके बारे में हम बोल रहे हैं सर। जी, गलतफहमी ना हो आपकी। जी, जी, जी। अच्छा, अब ये बताइए कि फिर आगे अभी इलेक्शन में आपको क्या कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि अब तो सबकी नजरें इलेक्शन की तरफ हैं। 5 स्टेट्स में इलेक्शन की तारीख ऐलान हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और पंजाब को बहुत ज्यादा अहमियत से लोग देख रहे हैं। आपकी क्या राय है? इलेक्शन में क्या कुछ होने जा सर इलेक्शन कमीशन जो है, आपको देखा होगा आपने, रहा है? मैंने हाईकोर्ट के जस्टिस ने भी बोला था कि मोदी जी इलेक्शन को आगे बढ़ाइए। हाँ, हमारे यहाँ तीसरी वेव आने के यानी कगार पर है। वो उससे क्या होता है क्या नहीं मुझे नहीं पता, कोरोना सच झूठ अब उसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, नहीं तो आपका वीडियो लॉक हो जाएगा। जी, जी। मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता उसके बारे में। हाँ, नहीं, नहीं, मगर अगर इलेक्शन में क्या कुछ होने जा रहा है? मगर वो इलेक्शन में इन्होंने बोला कि सारा प्रचार वर्चुअल होगा। हुँ, अब वर्चुअल के लिए तो 1 साल से तैयारी कर रहे थे बीजेपी वाले। हुँ, हुँ, उनके सारे इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल है, उनके हुँ, सारे मोबाइल फ़ोनों में, उनके सारे लैपटॉपों में, उनके घर-घर में वर्चुअल के लिए वो सब ऐप जो है, वो इंस्टॉल है। अब ये बाकी के जो है नॉन टेक्निकल अनपढ़, जितनी हुँ, पार्टियाँ हैं बाकी बची हुई, ये तो अनपढ़ों की पार्टी है। तो आरएसएस का वो कहना कि अनपढ़ों को मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों ने जो कहा था कि इनकम टैक्स पे ही नहीं होगा, ग्रेजुएट नहीं होगा, सरंजामदार या बहुत रसूख वाला नहीं होगा तो मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये पीछे दरवाजे से यही बात ला रहे हैं। आपने हुँ, देखा होगा कि वर्चुअल जब कॉलेज और स्कूल चालू हुए, तो हमारे बच्चों का एजुकेशन भविष्य 2 साल में तबाह हो चुका है। हुँ, क्योंकि किसी के पास में नेटवर्क नहीं है। मैं तो हुँ, ये देख रहा हूँ कि सर हमारे कलेक्टर ऑफिस में जो ये होता है ना रजिस्ट्री का ऑफिस जहाँ खरीदी-बिक्री होती है हमारी या हुँ, मैरिज सर्टिफिकेट होते हैं, उसमें 1-1 2-2 रजिस्ट्रियाँ दिन भर में नहीं रखती, गोल-गोल, गोल-गोल घूमते रहता है। तो कलेक्टर ऑफिस का ये हाल होगा, तो बच्चों का क्या हाल होगा? तो वर्चुअल मीटिंग जो होगी, जिनके पास में ये डोंगल है, जिनके पास में जो अंबानी जिस पे मेहरबान होगा, उसी की तो वर्चुअल मीटिंग हो सकती है ना सर। हुँ, 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 अंबानी सही। जिसके ऊपर मेहरबान नहीं होगा, जिस वक़्त ये वर्चुअल मीटिंग करेंगे, अंबानी शट डाउन कर देगा। हुँ, अंबानी लॉक डाउन कर देगा उस सारे नेटवर्क को। तो हुँ, इनकी वर्चुअल मीटिंग होना नहीं है। हुँ, वो डायरेक्ट उनको मीटिंग किसी कोई सभा, रैली वो सब होने नहीं देने वाले हैं, उनको मना कर दिया है। तो मुझे तो ये लगता है कि मोदी जी अब नए-नए ड्रेस पहन के कैसे वर्चुअल रैली में आएँगे? हुँ, वो कैसा किस तरीके से लोक लुभावन ये करेंगे? तो ठीक है, वर्चुअल इसमें तो वो कर सकते, मगर हमारे तो चेहरे नहीं दिखाई देंगे। किसी हुँ, विरोधी पार्टी का किसी का चेहरा आपको दिखाई नहीं देगा। कोई देख नहीं सकेगा चेहरा। ना रैली होगी, ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। हुँ, तो इलेक्शन कमीशन ने आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ में मिलके ये बहुत अच्छा बात किया है कि हुँ। सारी पार्टियों से मुक्त भारत हो जाए, सारे पार्टियों से मुक्त इलेक्शन हो जाए, सारी पार्टियाँ ये प्रयास भी करती रहे, मगर किसी का कोई माने आवाज़ नहीं पहुँचे कहीं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन की जय हो। मैं ये इलेक्शन बहुत कमीशन ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि वो एक एक शुरू में प्रधानमंत्री जी कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, और अब तो अपोजिशन मुक्त भारत की बात आपने बताई। और दूसरी बात इसकी बता देता हूँ, गोवा जैसा राज्य है, गोवा हाँ, जैसा राज्य, जहाँ हो सकता है कि अभी 15 दिन में दूसरी पार्टियाँ कुछ कर ले, तो हाँ, वहाँ वैलेंटाइन वैलेंटाइन डे 14 फरवरी के दिन हमने वहाँ ये रख दिया है।
हम्म। तो इलेक्शन कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया नियोजन है। तारीखें सब बिल्कुल बीजेपी के हिसाब से रखी गई हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के जरिए। जी, 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 जी। हाँ, इलेक्शन कमीशन आपको तो बताया था ना मैंने, सारे स्तंभों पे एक आदमी बैठा हुआ है हाँ, और उसको मारने के लिए अमित शाह जी और ये सब लगे हुए हैं, क्योंकि इनको जल्दी है। ये हम्म, सारा सत्ता ग्रैब करने की जल्दी है। वो नहीं चाहते कि अकेला कैसे सत्ता भोगे। वो ओबीसी है इसलिए उसके विरोध में है सारे के सारे लोग। मैं ये आरोप लगाता हूँ। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक़्त दिया और साथ-साथ आपने जो अहम बात आज कही वो ये कि ओबीसी के प्राइम मिनिस्टर को हटाने की कोशिश है, उनकी जगह लेने की कोशिश है और उसका आपने इल्ज़ाम, आरोप जो लगाया वो अमित शाह जी पर लगाया और आपने ये भी कहा कि एक सिटिंग जज के ज़रिए इसकी नहीं, नहीं इंक्वायरी हो। आरोप नहीं है सर, ये सर्कमस्टेंसेस एविडेंस ये बताते हैं कि बेनिफिशियरी कौन होगा। जी, अगर जी। मोदी जी नहीं है तो कौन? हाँ, हाँ। सही, हाँ, सही। तो तो वो बेनिफिशियरी वही है इसलिए वो कर रहे हैं सब। जी, जी। तो ये सिर्फ़ आरोप नहीं है, बाकायदा आप एविडेंसेस और सबूतों की बुनियाद पर ऐसा कह रहे हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देश को, खुद बीजेपी को, सरकार को, सबको इस पे गौर करना चाहिए, समझना चाहिए। काकड़े साहब जो बात कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए सिटिंग जज से इंक्वायरी करानी चाहिए, ये बात आपने रखी और आपने लाल किला और फिरोजपुर के बीच में भी जो ताल्लुक बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देश में अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। मैं समझता हूँ कि जो लोग भी हमारे कार्यक्रम देखते हैं, सरकार के अंदर मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, वो इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, समझेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।